एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। इसमें है तो 3 क्वेश्चन, लेकिन हमने 2 क्वेश्चन लिया है, पहला और तीसरा। तो चलिए करते हैं, देखते हैं। पहला हमें इसमें कह रहा है कि HCF एंड LCM फाइंड कीजिए। फाइंड LCM। तो सबसे पहले 12 का फैक्टर निकाल लो आप। 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15, 3 इंटू 5, 21, 3 इंटू 7। इसमें आप देख रहे हैं 3 डिजिट है। इससे पिछला जो हमने HCF किया उसमें 2 डिजिट था, तो उसको हम एक फॉर्मूले से करते थे, और वो फॉर्मूला था LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट अपॉन HCF। लेकिन यहाँ पे वो मेथड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम दूसरा मेथड लगाएंगे। हम यहाँ पे देखेंगे जो सब सारे बड़े फैक्टर्स है वो सारे लेंगे, और जो लिस्ट कॉमन फैक्टर उसको भी लेंगे। मीन्स 2 की पावर मैक्सिमम हम ले सकते हैं यहाँ से 2 की पावर 2, 3 तो ले ही सकते हैं, इंटू 5 इंटू 7, 2 जो 4, 3 जो 12, इंटू 5 इंटू 7, 4 12 5 60 एंड 6 42, 420। 420 इसका LCM है। इस तरीके से इसका हम कर लेते हैं फैक्टर 8, 9 एंड 25 का। 8 का फैक्टर आप देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9, 3 इंटू 3, 25, 5 इंटू 5। तो गाइस हम इसे कह सकते हैं 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि वो सारे ही फैक्टर्स लेने होते हैं, तो यहाँ पे इसका जो LCM आने वाला है वो है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। 2 जो 4, 2 जो 8, 3 3 जो 9 एंड 5 5 जो 25। ये इसका LCM। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि HCF इन दोनों का 9 है, LCM फाइंड करना है हमें। इन दोनों बड़ा सिंपल है, उसी फॉर्मूले से होने वाला है। तो हमें पता है LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट अपॉन HCF। प्रोडक्ट एक हो जाएगा 306, दूसरा हो जाएगा 657 अपॉन में HCF, दैट इज 9। 9 से अब कुछ नहीं करना है, इसको कैंसिल करना है एंड देन मल्टीप्लाई, तो आंसर इज देयर। So there you go, it is your LCM. क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है तो बड़ा छोटा, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही ढूंढना है, लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, कैन द नंबर 6n, n being natural number and with 0, क्या 6n जहां पे n एक प्राकृतिक संख्या है 0 पर समाप्त हो सकता है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लिया मैंने, क्योंकि NCERT में एक ही क्वेश्चन है तो मैंने 2 ले लिया है। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n 12n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 6n। 6n का प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्या करोगे, 2 इंटू 3n, मीन्स आप देख सकते हो 2n इंटू 3n। अब हमें 0 पे समाप्त चाहिए एंड विथ 0, तो क्या इसमें आप 5 देख रहे हैं, हैज एनी फैक्टर, सिंस द फैक्टर, और प्राइम फैक्टर भी लिख सकते हो आप, प्राइम फैक्टर आर नॉट 5, 5 नहीं है, तो ये 5 के फैक्टर में ही 0 आएगा। अगर आप 5 का मल्टीपल करते हैं तभी 0 आता है। तो कोई भी प्राइम फैक्टर होने के लिए हमें 5 चाहिए चीजें। तो सिंस द फैक्टर इज नॉट 5, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। ठीक है, 0 पे समाप्त नहीं हो, तो बस इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12n 2 इंटू 2 इंटू 3, क्या इसके अलावा और कोई 12 का फैक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता।
2 टू जो 4 3 जो 12, तो आप इसको क्या लिख लेंगे 2n इंटू 3n। सिंस चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन इसका, गुणनखंड इसका 5 नहीं है, चूंकि प्राइम फैक्टराइजेशन 12n में 5 नहीं है, अतः 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कह रहा है एक्सप्लेन वाई, व्याख्या कीजिए कि क्यों ये संख्या और ये संख्या दिस नंबर आर कंपोजिट, भाज्य संख्या है। तो कंपोजिट नंबर में, भाज्य संख्या में हमें देखना होता है कि क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर है, अगर है तो वो कंपोजिट नंबर है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सो गाइज यहां से और यहां से 13 को कॉमन करते हैं। 13 को कॉमन करते ही यहाँ 7 रिमाइंडर रहेगा, यहाँ 11 रिमाइंडर रहेगा, यहाँ 13 बन जा 13 एंड यहाँ 13 बन जा 13। 7 इंटू 11 इंटू 1, 11 से बन जा 77 एंड 77 बन जा 77। तो ये 77 प्लस 1 ऐड करेंगे 13 इंटू 78, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13। अच्छा, इसका और कोई फैक्टर हो सकता है 78 का? अगर हो सकता है तो आप फैक्टर निकाल लीजिए। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 एंड 13। तो इसका और फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं? इसका हम फैक्टर बना सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। इस तरीके से इसका हम फैक्टर बना सकते हैं। तो यस, इट इज कंपोजिट। हाँ, यह भाज्य है। कंपोजिट में मोर देन दिस फैक्टर। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम कॉमन करना चाहें तो 5 यहां से और यहां से कॉमन कर सकते हैं। तो 5 को कॉमन करते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 1, 5 बन जा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 7 6 जा 42, 42 1 जा 42 इंटू 4, 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, रिमाइंडर 1, 42 एंड 24 का मल्टी कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो इसका आ जाता है 5 इंटू 1008 प्लस 1। अब हम इसको ऐड करते हैं, 5 इंटू 1109। 1109 का अदर कोई फैक्टर है नहीं, तो फिर भी आप देखोगे अदर देन दिस, इसके अलावा इसका फैक्टर क्या हो सकता है? 5 इंटू 1109। तो यस, इट इज कंपोजिट। हाँ, यह भाज्य है, आर कंपोजिट। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में वैसे है एक ही, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन लिए ताकि कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देता है, तो मैं दोनों ही समझाऊंगा, आप ध्यान दीजिए। कह रहे सोनिया जो है 18 मिनट का समय लेती है और रवि 12 मिनट का समय लेता है। स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, एक पॉइंट से शुरू कर रहे एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, एक सर्कुलर कुछ है पार्क वर्क, उसमें वो ट्रेवल कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, और वो इस तरीके से 18 मिनट और 12 मिनट सेम पॉइंट से, सेम टाइम से, सेम डायरेक्शन में शुरू करते हैं। कितने समय, कितने मिनट बाद वो वापस मिलेंगे? तो 18 एंड 12 का एलसीएम फाइंड करिए। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 जा 18, 82 जा 36। 36 मिनट्स के बाद वो एक दूसरे के साथ एक जगह पे वापस मिलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक विद्यालय में जूनियर सेक्शन में बेल जो है 40 मिनट में बजता है और सीनियर सेक्शन में 60 मिनट में बजता है। यदि बेल सुबह 9 बजे इकट्ठा बजा था तो अब कितने बजे इकट्ठा बजेगा? तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 40 एंड 60। 20 30, 10 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3,
दो दूनी चार, चार पंजे 20, 20 दूनी 40, 120 मिनट्स। मतलब 9 बजे जब बेल बजा था उसके ठीक 120 मिनट बाद, तो 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं? तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे 60 से तो आपको मिलने वाला है 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के बाद, 9 बजे के ठीक 2 घंटे के बाद बेल बजेगा। यानी कि टाइम क्या होना चाहिए उसमें? तो टाइम होना चाहिए 9 + 2 यानी कि 11 AM। इतने बजे वापस जो है रिंग इकट्ठा बजेगा।